हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है, उस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर आपके फर्स्ट यूनिट पूरी, सेकंड यूनिट पूरी, थर्ड यूनिट पूरी, फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ यूनिट का इकोसिस्टम वाला एक चैप्टर, इस टाइप से हमारे टोटल 10 चैप्टर एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। अब इनमें से मैं आपको फर्स्ट यूनिट पूरी, जो हमारा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, उसको मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। सेकंड वाली यूनिट में मैं आपको 2 चैप्टर, केवल इवोल्यूशन वाला चैप्टर बचा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आज से हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट जो हमारी वेटेज है, इसका 14 मार्क्स का, मतलब इसके बोर्ड की एग्जाम में 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इस यूनिट में टोटल हमारे 2 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और सेकंड जो चैप्टर है हमारा, वो है जन कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इन दोनों चैप्टर के मिलाकर 14 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। अभी हाफ ईयरली में ज़्यादा आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में पूरा सिलेबस नहीं आएगा। आज से हम लोग ये जो इसका पहला चैप्टर है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कठिन चैप्टर भी है, इसको आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने हेल्थ को या स्वास्थ्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है, अकॉर्डिंग टू WHO, कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है या उसे कोई शारीरिक आसक्तता है, मतलब या तो वो डिजीज्ड है या उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं है। उन्होंने बताया कि रोग केवल, मतलब स्वास्थ्य केवल रोग तथा आसक्तता की दशा नहीं है। हेल्थ इज नॉट ए स्टेट ऑफ डिजीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, जबकि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेल बीइंगनेस की स्टेट है। मतलब जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ है, तो ही हम ये मानेंगे कि उसका हेल्थ या उसका स्वास्थ्य सही है। मतलब हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंगनेस ऑफ मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस, नॉट ए डिजीज और ए फिजिकल डिसेबिलिटी। अब आप हेल्थ को जब भी हम बात करते हैं किसी व्यक्ति से, उनकी स्वास्थ्य नहीं कि भैया मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो फिट हूं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, बट उस व्यक्ति को वह सोचता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्वस्थ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, उसे कोई सोशल डिसऑर्डर हो सकता है,
या कोई उसे फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो केवल रोग ना होना अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं है। हेल्थ को अवेयर करने के लिए, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए WHO ने 7 अप्रैल को 7 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड हेल्थ डे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय मोदी जी, वो भी हमें समय समय पर चैलेंज देते रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर। उन्होंने कहा था कि बीच में उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया था, कोई व्यक्ति कितना दौड़ सकता है, कितना फिजिकल पुशअप कर सकता है, कितनी देर योगा कर सकता है। तो वो भी हमें समय समय पर हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते हैं, और वो खुद भी फिजिकली फिट है। उन्होंने इसके लिए हमारे देश के जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे क्रिकेटर विराट कोहली है, इसी प्रकार से एथलीट्स में नीरज चोपड़ा हैं, इनको उन्होंने इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया उन्होंने कि भैया आप पब्लिक को अवेयर करो। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये तो आपका, मैं आपको चैप्टर का बिल्कुल आज इंट्रोडक्शन बताऊं। जिस दिन जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना चैप्टर का, तो उससे रिलेटेड कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लेता है। अब हम बात करते हैं रोग की, बीमारी की, डिजीज की। तो जितने भी रोग होते हैं उन रोगों को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होते जन्मजात रोग, जिनको हम लोग कोजेनाइटल डिजीज कहते हैं, और एक होते उपार्जित रोग, जिनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। कोजेनाइटल जो डिजीज होती है वो किसी व्यक्ति के अंदर फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स रहती है। जब कोई बच्चा, जब उसकी मां के गर्भ में रहता है, मतलब जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, तब उसे अगर किसी कारण से कोई रोग हो जाता है, म्यूटेशन के कारण या और किसी कोई हेरिडिटी रीजन से, तो ये जो डिजीज होती है ये कहलाती कोजेनाइटल डिजीज, जिनको हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। इसमें हम लोग अभी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई, ये सारी बीमारी कोजेनाइटल होती है। इनमें से कोई सी भी बीमारी जन्म के बाद नहीं होती है। मतलब अगर मान के चलो कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसको इन लिस्टेड जो भी डिजीज में से कोई सी भी डिजीज अगर उसे नहीं है जन्म के समय से, तो उसे लाइफ लॉन्ग ये बीमारियां नहीं होगी। दिस इज द फैक्ट। फिर सेकंड जो बीमारियां होती है वो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड या उपार्जित रोग, जिनको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, फिर इनको साइंटिस्ट लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होती है
कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक होती संचारी रोग और एक होते असंचारी रोग। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो एक डिजीज्ड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में किसी एजेंट के द्वारा या कंटेजियस स्प्रेड होती है, उन डिजीज को हम लोग संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, अमीबाइसिस, फाइलेरियसिस, एस्केरियसिस, अमीबाइसिस, टाइफाइड, ये सारी डिजीज कम्युनिकेबल या संचारी रोग में आती है। दूसरी होती है असंचारी रोग, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो जिस व्यक्ति के अंदर है उसी व्यक्ति के अंदर वो डिजीज रहेगी। फिर इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती डेफिशिएंसी डिजीज और एक होती मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, किसी पोषक तत्व की कमी से बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन में न बनने से, आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वासियारकर और मरस्मस, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। ये सारी बीमारी को हम लोग बोलते हैं कुपोषण या डेफिशिएंसी के कारण होने वाले रोग। और सेकंड होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, उसके कारण से हमें कभी कभी कोई बीमारी हो जाती, जैसे डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, किडनी रिलेटेड डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, एम्फीसेमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी डिजीज हमें मेटाबॉलिज्म के कारण होती है। इनमें आप सभी को मालूम है डायबिटीज अब प्रेजेंट टाइम की सबसे खतरनाक डिजीज है। तो ये इस प्रकार से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिजीज है उनको ऐसे कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया मैंने अभी आपको बताया। दो टाइप की हो गई, कोजेनाइटल और एक्वायर्ड, मतलब जन्मजात और उपार्जित रोग। जन्मजात जो जन्म से होते हैं, जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण ये डिजीज होती है। और एक्वायर्ड जो हम लोगों की बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से होती है। फिर इसमें दो कैटेगरी बताई मैंने आपको, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, संचारी और असंचारी रोग। अब जब भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज होती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज जो रहती है उसकी एपिडेमियोलॉजी के ऊपर डिबेट करती है कि वो डिजीज कितने समय लेती है स्प्रेड होने में। यदि कोई बीमारी, कोई डिजीज जो कम्युनिकेबल है और एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तो हम लोग इसको महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। अब जब ये महामारियां फैलती हैं, तो ये महामारियां कोई पर्टिकुलर है, किसी कंट्री में हो सकती है, पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकती है। तो इन डिजीज का कोई ना कोई पैथोजन होता है, जिसको हम लोग रोगजनक कहते हैं। ये पैथोजन जो रहते हैं ये हमारे
सराउंडिंग में ही पाए जाते हैं, और दे एंटर इन आवर बॉडी आइदर वाया सम एजेंट और वाया फूड और वाया वाटर, वाया एयर। मतलब ये हमारे शरीर में किसी वाहक के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या वायु के द्वारा हमारे शरीर के अंदर स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं या एंटर होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया इज अ पावर हाउस ऑफ डिजीज। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, उसी प्रकार से भारत बीमारियों का पावर हाउस है। मतलब जितनी बीमारियों के पैथोजेंस इंडिया में है, उतने आई थिंक वर्ल्ड के किसी अन्य कंट्री में नहीं। उसका मेजर कारण है भारत की लार्ज पॉपुलेशन, दूसरा कारण है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पुअर होना, तीसरा कारण है जो अलग अलग टाइप के जो वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स और जो पैथोजेंस हैं, उनको जहां पर सरवाइव करने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब उनके लिए जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है इंडिया में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्रीलंका जैसा देश, श्रीलंका जैसी कंट्री जो कि भारत से कई पिछड़ी है देश से, वो उसमें मलेरिया नहीं है। और भारत में प्रतिवर्ष मलेरिया और मलेरिया के कारण हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। इससे क्या बात सिद्ध होती है कि भारत में बीमारियों का घर है। यहां पर अगर हम इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी अगर हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है, तो हमें कोई सी भी बीमारी हो जाएगी। तो हमारे सिलेबस में इतनी सारी बीमारियों में से कुछ तो हम लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके, कोजेनाइटल, कुछ जो आप लोग 12th में आए हो तो मेटाबॉलिक में आप लोग 11th क्लास में हार्मोन्स की डिजीज पढ़ चुके हैं। इस साल 12th क्लास में हमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिज और फंजाई के कारण होने वाले कुछ सिलेक्टेड डिजीजेस हमारे सिलेबस में उन्होंने रखी है। तो वायरस जो कि सबसे छोटा माइक्रोब होता है, मतलब वायरस से छोटा कुछ भी नहीं, वायरस की हमारे सिलेबस में 3 बीमारियां दे रखी है। ऐसे तो वायरस के द्वारा हजारों टाइप के बीमारियां होती है मनुष्य के अंदर, बट अभी हमारे सिलेबस में एट प्रेजेंट 3 डिजीज दे रखी, और 3-4 आप लोग एसटीडी वाले में भी पढ़ चुके, एड्स, जेनाइटल हर्पीज और जेनाइटल वार्ड्स। अभी आपको इस चैप्टर में 3 है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और कॉमन कोल्ड एंड कफ है। मतलब डेंगू, चिकनगुनिया सामान्य सर्दी जुकाम है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो कि वायरस से बड़ा माइक्रोब होता है, उसके द्वारा होने वाली तो हजारों बीमारियां हैं, हजारों डिजीज हैं, बट उनमें से अभी आपको इस चैप्टर में 2 बीमारियां दे रखी है। एक दे रखी टाइफाइड और सेकंड दे रखी निमोनिया। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीवधारी होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये फर्स्ट यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एनिमल थे टू बी ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। सारे प्रोटोजोवन डिजीज कोजिंग नहीं होते, कुछ प्रोटोजोआ जो रहते हैं वो डिजीज स्प्रेड करते हैं। उनमें से भी हमारे सिलेबस में केवल 2 दे रखी है, एक दे रखा मलेरिया और सेकंड दे रखा अमीबाइसिस।
फिर उसके बाद होते हेलमिंथिज। हेलमिंथिज जो है उनके द्वारा भी बहुत सारी डिजीज होती है। हेलमिंथिज मतलब फाइलम निमेटो हेलमिंथिज या निमेटोडा, इनवर्टिब्रेट का एक फाइलम है। इसके बहुत सारे क्या, इसके इस फाइलम के ऑलमोस्ट जितने भी निमेटोड एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की डिजीज कोज्ड करते हैं। उनमें से भी केवल आपको दो दे रखी है, एक दे रखा एस्केरियासिस और एक दे रखा फाइलेरियासिस। फिर उसके बाद है फंजाई। फंजाई के द्वारा भी मनुष्य के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है। हालांकि सारी फंजाई ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज नहीं करती, कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी होती है, पर जो हार्मफुल फंजाई जिनके द्वारा डिजीज होती है उनमें से केवल एक ही दे रखी है, वो दे रखा रिंग वर्म, सॉरी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में दांत खाज खुजली कहते हैं। तो ऐसे आपकी 3 और 2 5 और 2 7 है ना, और एक 8, इस टाइप से 8-9 बीमारी आपको पढ़ना है। तो आज से हम लोग जो वायरस के द्वारा जो होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है वायरस एक ऐसा माइक्रोब होता है जो अगर हमारी बॉडी के बाहर है किसी सरफेस पे तो वो नॉन लिविंग है, और एज सुन एज कम्स इन कांटेक्ट विथ आवर बॉडी, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आता है, हमारे शरीर के संपर्क में आता है, ये लिविंग हो जाता है। और ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस जितने भी वायरस इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वो लगभग सारे वायरस ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट दे आल्सो कॉजेज डिजीज इन द प्लांट्स। ये मनुष्य के अलावा पेड़ पौधों में और अन्य जीव जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें से आपकी 3 बीमारियां जैसे अभी मैंने आपको बताया, डेंगू है, चिकनगुनिया है और आपका सामान्य सर्दी जुकाम है, वो आपके सिलेबस में दे रखी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेंगू। जो डिजीज होती ना, ये डेंगू एक वायरस से होती है। उस वायरस का नाम होता फ्लेवी वायरस। ये फ्लेवी वायरस जो रहता है, इसका जो वाहक है, इसका जो कैरियर है, वो कैरियर होता है एक मॉस्किटो। उस मॉस्किटो का नाम होता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, टाइगर मॉस्किटो कहते हैं इसको। ये मॉस्किटो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में इस बीमारी को फैलाता है। और डेंगू बहुत ही खतरनाक बुखार होता है ये, और इसका जो मच्छर होता है वो क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करता है। और ये जो बीमारी है भारत के बहुत सारे राज्यों में इन द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर एज ए एपिडेमिक के रूप में फैलती है, मतलब महामारी के रूप में फैलती है। और भारत में प्रतिवर्ष डेंगू और डेंगू के कारण जितने भी ऑर्गन फेलियर्स होते उसके कारण हजारों लाखों लोग मर जाते। तो डेंगू तो बीमारी का नाम हो गया डेंगू, और इसका जो पैथोजन है, इसका जो रोग जनक है, उसका नाम होता फ्लेवी वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का आशय है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका जो वाहक है, इसका जो कैरियर है, एजेंट है, वो होता है आपका एडिस मच्छर। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड हमारे शरीर में होता है 3 से 4 दिन का। मतलब अब आपको इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन याद होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड, या इसको हिंदी में उष्मायन अवधि कहते। बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन भी पूछते कि इंक्यूबेशन पीरियड या उष्मायन अवधि क्या है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि पैथोजन जैसे हमारे शरीर में इंटर करा और वो पैथोजन हमारे शरीर में गया, और उसके जाने के कितने समय बाद हमारी बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम्स, उस बीमारी के लक्षण
प्रकट हुए उसके बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम, दिस पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इस इंक्यूबेशन पीरियड सब पैथोजन का अलग अलग होता है। जैसे अभी हम लोग डेंगू पढ़ रहे हैं, डेंगू का 3 से 4 दिन का होता है। मतलब डेंगू मतलब कोई एक मॉस्किटो है, एडिस मच्छर है, वो इन्फेक्टेड है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में आपका डेंगू का वायरस है, उसने आपको काटा, उस काटने के दौरान वो अपने चूसने वाले और चुभाने वाले उपांग मतलब पियर्सिंग एंड सकिंग बॉडी पार्ट जब हमारी बॉडी के अंदर डालता है, तब वो वायरस हमारे शरीर में डाल देता है। और जैसे ही वो वायरस जाएगा तो तुरंत आपको डिजीज के सिम्टम नहीं आएंगे। उससे 3 से 4 दिन में जब वो वायरस हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी हजारों हजार वायरस बना देगा, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर डेंगू के सिम्टम आएंगे। डेंगू के सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम होता है हाई फीवर। फीवर ऐसा आएगा कि पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल गर्म हो जाएगी। मतलब 100 डिग्री 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का बुखार आएगा, और बुखार आने के बाद बुखार उतरेगा भी नहीं। बाकी दूसरे नॉर्मल फीवर में क्या होता है, बुखार आता है फिर उतर जाता है फिर आ जाता है, पर इसमें डेंगू में क्या होता है, लंबे समय तक आपको बुखार एक ही टेम्परेचर का बना रहेगा और सिर बिल्कुल गर्म हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा टेस्ट बर्ड है, हमारे जो मुंह में जो टेस्ट बर्ड है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए पेशेंट को किसी भी फूड में कोई टेस्ट नहीं आता। उसकी मतलब फूड सेंस मतलब टेस्ट सेंस और स्मेलिंग सेंस दोनों गायब हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है काय का, डेंगू का। मतलब जब रोगी को स्वाद में और गंध सुगंध मतलब उसको गंध में कुछ एहसास नहीं होता है, तो डॉक्टर मतलब समझ जाते कि इसको डेंगू है। फिर डेंगू का टेस्ट होता है, फिर डेंगू का वायरस हमारे ब्लड में दिख जाता है, तब हम लोगों को फिर उसके अकॉर्डिंग। और डेंगू की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स है वो एंटीवायरल ड्रग्स ही है, जितने भी एंटीबायोटिक्स है और जितने भी जो एनल एंटीपायरेटिक ड्रग है वो खाते जाओ। और लिक्विड सब्सटेंस जितना लेंगे अपन, लिक्विड सब्सटेंस मतलब फ्रूट जूसेस, फलों का रस जितना हम लेंगे उतनी जल्दी हमारी बॉडी रिकवर करेगी। सॉलिड फूड आइटम इसमें नहीं लेना आपको। सॉलिड फूड आइटम मतलब जैसे आपको रोटी सब्जी, रोटी पराठे, इस टाइप के जो हेवी फूड आइटम है वो नहीं लेना आपको। जितना लिक्विड लेना, मतलब लिक्विड में आप फलों के रस, जितना फलों के जैसे नारियल का पानी, जितना नारियल का पानी, जितने और जैसे कोई सीजनल चल रहा है, जैसे आप मान के चलो अब जनरली ये बीमारी आपकी बरसात के दिनों में फैलती है, तो इस दौरान पाइनएप्पल का जूस, आपका कोकोनट जो है वो कोकोनट का जो पानी है, और इसके अलावा और भी कोई अनार का जूस है, एप्पल का जूस है, ये अगर जितना अपन लेंगे उतनी जल्दी हमारी बॉडी रिकवर करेगी। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसमें हमारी ब्लड प्लेटलेट बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। मतलब उनका जो नॉर्मल काउंट होता है ना, कि हमारे रक्त में एक प्रकार की कणिकाएं पाई जाती प्लेटलेट, वो प्लेटलेट जो रहती है वो हमारे शरीर में कम हो जाती है। मतलब उनका नॉर्मल नंबर जो रहता है 4000 से लगा के 7000 पर क्यूबिक रहता है। उसमें जब हीमोसाइटोमीटर से हम इनको काउंट करते तो गिर जाती है, और प्लेटलेट गिरने से व्यक्ति का जो बीपी होता है बिल्कुल लोअर डाउन हो जाता है। इसके अलावा इंसोमिया हो जाता है, मतलब अनिद्रा होती है। फीवर तो आ ही रहा है, कॉन्टिसेप्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अल्सर हो जाते हैं इसको, और इसके अलावा लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे सिम्टम्स इस डेंगू के अंदर आते हैं। और मैंने कहा ना, डेंगू में इंसान को अन्न में बदबू आती है। मतलब जो खाने के कोई भी फूड आइटम आपको देंगे तो आपको ऐसा लगेगा उसमें स्मेल आ रही, और रोगी के मुंह से भी बहुत खतरनाक बदबू आती है।
ये डेंगू के सिम्टम्स। अब डेंगू को हम कैसे ठीक करें? तो लग रहा है कि अपने को फीवर आ रहा है, फीवर उतर ही नहीं रहा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम हॉस्पिटलाइज हो जाए, घर पे भी नहीं रहे, भर्ती हो जाए अस्पताल में, और वहां पर ड्रिप चढ़वाए और फलों का रस लेते रहे, लिक्विड चीज लेते रहे, और जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स है, जितने जो मेजर एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और एंटीपायरेटिक ड्रग है, एनाल्जेसिक ड्रग है, वो लेते रहे, और ग्लूकोज की और जो सोडियम क्लोराइड है इसका हम लोग ड्रिप चढ़ाते रहे। और अगर लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका मतलब जो मान के चलना करेक्ट क्योर होता है, फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ेगी। बीमारी ना फैले, बीमारी ना हो, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन बरत सकते हैं? प्रिकॉशन बरत सकते हैं कि अपने घरों में मच्छर ना पनपने दें। इसके अलावा घर में रात के समय मच्छरदानियों में सोएं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का उपयोग करें, है ना। इसके अलावा अगर अपने आसपास लग रहा है कि कोई बड़ा तालाब है, नदी है, नाला है, तो उस नदी नाले में गम्बूसिया मछली छोड़ दें। गम्बूसिया मछली क्या करती है, इन मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। इस टाइप से हम लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा डेंगू होता है इसका जैसे कि ऐसे ही एक चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया में क्या होता है, जॉइंट में ज्यादा पेन होता है। जो जॉइंट होते हैं हमारे हड्डियों के, जैसे ये कोहनी है, घुटना है ना, ये जहाँ पे सोल्जर्स है ना, जहाँ हड्डियां जुड़ी हुई हैं आपस में, तो वहाँ पे एक्यूट पेन होता है। और इसका जो पैथोजन होता है वो अल्फा वायरस होता है, ये भी आरएनए वायरस, इसका एजेंट भी एडिस मच्छर है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, 12 दिन के लगभग होता है, 1 से 12 दिन का, ठीक है ना। सिम्टम लगभग मोर और लेस डेंगू जैसे ही होते हैं। बस केवल एक डिफरेंस इसमें कि इसमें हमारे जॉइंट में पेन होता है। तीसरा होता है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो रहता है उसका जो वायरस है वो वायरस होता है राइनो वायरस, है ना। राइनो वायरस जो रहता है एक हेल्दी पर्सन से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसी एजेंट के द्वारा नहीं जाता है, फिजिकल कांटेक्ट से जाता है। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो रही है तो वो उसके अंदर वो गले में खराश होगी, वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके मुंह में से, नाक में से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, वो एयर ड्रॉपलेट्स अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ गए तो हमें भी कॉमन कोल्ड हो जाए। तो कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है राइनो वायरस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 48 से 72 घंटे। मतलब 48 से 72 घंटे में ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करा और हमारी बॉडी में भी कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आने लगेंगे। कॉमन कोल्ड तो सबको होता है, एक सीजनल होता है, और इसमें हम लोग जितना रेस्ट करेंगे, जितना लिक्विड लेंगे और एंटीबायोटिक्स ले, एंटीपायरेटिक ड्रग्स ले, एनाल्जेसिक ड्रग्स ले ले, और घरेलू उपाय भी करके हम लोग इससे बच सकते हैं। और अगर बचना है तो देखें कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, और ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जिसको ये बीमारी है, उससे अपन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे तो मास्क लगाएं, ठीक है ना। इस जब ये बीमारी का सीजन चल रहा होता है तब ये सब अगर अपन उपाय करेंगे तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। बाकी अगर हो जाएगा तो मैंने बता ही दिया, ब्रोंकाइटिस होगा, मतलब गले में आपको कांटे लगेंगे। इसके अलावा स्नीजिंग होगी, छींक आएगी, है ना। और इसके अलावा आपके जो टॉन्सिल्स है उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, कोल्ड और कफ होगा, और इसके अलावा नोज जो है उसमें से लिक्विड सब्सटेंस ज़्यादा निकलेगा, ठीक है ना। बॉडी में पेन होएगा और माइल्ड से हाई फीवर भी आ सकता है, मतलब हल्के से तेज बुखार भी आ सकता है। ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम है। बचने के उपाय मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारी 3 बीमारियाँ थी, डेंगू, चिकनगुनिया और कॉमन कोल्ड। अब हमारा बैक्टीरिया वाली बीमारी आती है, उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, टाइफाइड और निमोनिया के बारे में, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये इससे रिलेटेड वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।